वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ माय वे। और आइए आज हम पढ़ते हैं स्वयं प्रकाश की बहुचर्चित कहानी जमाना कितना बदल गया। इस कहानी में मुख्यतः इस बात पर जोर दिया गया है कि दो पीढ़ियों में अंतर आज कितना बढ़ गया है, या यूं कहें कि हर जमाने में यह अंतर ऐसा ही था और अभिभावकों को अपने बच्चों को समझने में थोड़ी चूक हो जाती है, और ये चूक ही उनके भविष्य को बिगाड़ भी सकती है और यहाँ तक कि अभिभावक के भविष्य पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। किच्चू मियाँ आज सुबह से नाराज है। थोड़ी थोड़ी देर बाद जब उनकी मम्मी उनसे कुछ कहने या पूछने जाती है तो वह अपनी नाराजगी का इजहार कर देते हैं और फिर अपने छोटे से पलंग पर लेटे हैं तो लेटे ही हैं। आज रविवार है और रविवार किच्चू मियाँ के लिए बहुत व्यस्तता का दिन होता है। सुबह जल्दी उठकर वर्दी वर्दी लगाकर स्काउट ट्रूप पर जाते हैं। वहाँ से 8 या 8:30 बजे आते हैं तो नाश्ता करते हैं और स्कूल का काम करने बैठ जाते हैं। 10 साढ़े 10 बजे उनके दोस्त आने लगते हैं या दोस्तों की आवाज़ें आने लगती है और किच्चू मियाँ बैट बॉल उठाकर चिमन बेग के मैदान पर क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। अक्सर और किसी मोहल्ले की टीम से मैच होता है। किच्चू मियाँ अपने मोहल्ले की टीम के कप्तान हैं, इसलिए इस मामले में कुछ अतिरिक्त उत्साहित और जिम्मेदार रहते हैं। आज भी स्काउट ट्रूप हुआ था, क्रिकेट भी हुआ ही होगा, पर किच्चू मियाँ कहीं नहीं गए, नाश्ता भी नहीं किया, सिर्फ दूध पी लिया, वह भी बहुत खुशामद करने पर। और अब खाने का समय होने वाला है, पर वह न नहाए न धोए, बस लेटे हैं और लेटे हैं। इस तरह वह अपनी अप्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन का यह तरीका उन्होंने किससे सीखा मालूम नहीं। आप पूछेंगे आखिर बात क्या है? बात यह है कि उनकी मम्मी उनसे बगैर पूछे पसंद करवाए सलाह किए कल रात उनके लिए 4 खाकी निक्करों का कपड़ा और 4 सफ़ेद कमीजों का कपड़ा खरीद लाई है। सुबह जब उन्होंने यह कपड़ा देखा तो बस अपनी मम्मी पर बिगड़ पड़े कि आपसे यह खाकी कपड़ा किसने मंगवाया था। बस तभी से नाराज है। गर्मियों में किच्चू मियाँ अपनी नानी जी के पास गए। उन्होंने फिर कभी उस साइकिल का जिक्र नहीं किया जिस साइकिल को लेखक ने उन्हें देने का वादा किया था कि आप अच्छे अंक लाएंगे अपनी परीक्षा में तो मैं आपको साइकिल दिलाऊंगा, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से लेखक अपने बच्चे किच्चू को साइकिल नहीं दिला पाए थे। और ऐसा लड़का जो दोबारा उस बारे में कभी जिक्र भी नहीं किया, वह लड़का इतनी जरा सी बात पर नाराज हो, यह तकलीफ की बात थी लेखक के लिए। पर जो होना था वह तो हो चुका, कपड़ा तो आ चुका, वापस तो नहीं हो सकता। और क्यों हो, उसकी वाकई ज़रूरत है। खाकी कपड़ा खरीदा ही इसलिए गया था कि वह स्कूल की वर्दी के भी काम आ जाएगा, स्काउटिंग में भी और खेल में भी। महंगाई के ज़माने में उनकी पत्नी का ऐसा सोचना गलत तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन किच्चू मियाँ कुछ और तरह से सोचते हैं। सुबह अपनी मम्मी से कह रहे थे, जरा दूसरे लड़कों को तो देखिए, खूब रंग बिरंगे कपड़े पहन के आते हैं, और एक मैं हूँ जो जहाँ देखो वहाँ खाकी। मैं तो तंग आ गया खाकी कपड़े पहनकर। तुझे स्कूल की ड्रेस नहीं चाहिए? 10-10 कपड़े मैं एक साथ नहीं सिलवा सकती, मम्मी ने कहा। पर मम्मी, स्कूल ड्रेस तो मेरे पास है, उसी में चला लूंगा, किच्चू मियाँ ने कहा। क्या है, बड़ा अच्छा लगेगा, हर जगह पीछे से फटा हुआ निक्कर पहने हुए, मम्मी बोलती हैं। थोड़ा सा ही तो फटा है, अब सी देना और क्या, किच्चू मियाँ ने कहा। मम्मी ने कहा, फिर अब तो कपड़ा आ गया, पहन लो, बाद में देखेंगे, दिवाली पर सफ़ेद निक्कर सिलवा देंगे। बस इस पर किच्चू मियाँ के धैर्य का बांध टूट गया। दिवाली पर, और वह भी सफ़ेद, और सो भी निक्कर। बोले, मम्मी मेरी समझ में नहीं आता कि जब उतने ही पैसे में दूसरा कपड़ा आ सकता है तो हर बार खाकी कपड़ा ही क्यों पहना जाए। मम्मी व्यस्त थी, बात खत्म करते हुए बोली, ठीक है, अब पहनना है तो पहनो, नहीं तो मौज करो। नहीं समझ में आता तो जाकर अपने पापा से कहो, मैं तुम्हारी तरह फालतू नहीं हूँ, बहुत काम पड़ा है करने को। ये तो नहीं कि जो ला दिया सो पहन लिया चुपके से। किच्चू मियाँ को इतनी लंबी झाड़ शायद ही कभी पड़ी हो। वह मायूस हो गए। उन्हें लगा, कैसे लोग हैं ये जो इतनी सीधी सी बात नहीं समझ रहे हैं। भाई, जब इतने ही पैसे में अपनी पसंद के कपड़े बन सकते हैं तो जबरदस्ती खाकी कपड़े ला देने में क्या तुक है।
और इनको रोज रोज खाकी साड़ी पहननी पड़े तब पता चलता। पता नहीं समझते क्यों नहीं, आखिर मैं तुम्हारा अलग से खर्चा तो नहीं करवा रहा। छोटी सी बात कोई समझता ही नहीं। किच्चू मियाँ रुआसे से हो गए, वहीं बैठ गए और घुटनों में सिर झुकाकर चुपचाप रोने लगे। काफी देर तक तो मम्मी का ध्यान नहीं गया, और जब गया तो पूछा क्यों रो रहा है। जिस जिस कारण से रोना आ सकता है सबके बारे में पूछ लिया। सर में दर्द हो रहा है, भूख लग रही है, पेट दुख रहा है, किसी ने मारा। बस नहीं पूछा तो वही एक सवाल कि तुझे खाकी के बदले कौन सा कपड़ा चाहिए, क्योंकि खाकी कपड़ा आ चुका था और अब वापस नहीं किया जा सकता था। वह खाना बनाने में व्यस्त थी, ज्यादा समय नहीं दे सकती थी, पर यह भी नहीं हो सकता था कि बच्चा सामने बैठा रोता रहे और वे खाना पकाने में व्यस्त रहे। हार कर आवाज दी, सुनते हो, ले जाओ अपने राजा बेटे को यहाँ से। 2 घंटे से पता नहीं क्यों रो रहा है। पूछती हूँ तो कुछ बताता भी नहीं। लेखक गए और उठाकर उसे ले आए, क्योंकि उनके अनुसार उन्हें बच्चों का रोना देखा नहीं जाता। बड़ी मुश्किल से समझाया, बुझाया, चुप कराया, आश्वस्त कराया कि जैसा वे चाहेंगे वैसा ही होगा, और पूछा कि क्या चाहते हैं, उन्हें क्या चाहिए। बहुत फुसलाने के बाद पता चला कि वे बेल बूटों वाला पैंट चाहते हैं, काउबॉय जिन्नुमा, आगे 2 जेबों वाली और लाल टी शर्ट। लेखक ने अपने चेहरे के भाव छुपाते हुए उन्हें उनके कमरे में भेज दिया और रसोईघर में जाकर पत्नी से कहा कि किच्चू मियाँ लाल टी शर्ट और काउबॉय पैंट चाहते हैं, आगे जेबों वाली। उनकी पत्नी ने आंख फाड़कर उनकी ओर देखा, जैसे जो सुना हो उस पर विश्वास न हो रहा हो, और फिर हंस दी। कहा, क्या जमाना आ गया है, 9वीं में पहुंचे नहीं और बेल बटम पहनेंगे। मैं कह देती हूँ मेरे पास पैसे नहीं हैं ये फरमाइशें पूरी करने के लिए। आप समझा दीजिए उसे, जब कॉलेज में पहुंचेगा तब बनवा देंगे। बच्चों को ज्यादा फैशन किस काम का। लेकिन किच्चू मियाँ के कमरे की तरफ जाने का मन लेखक का नहीं हुआ। क्या सचमुच किच्चू मियाँ की मांग गैर वाजिब है, वे सोचने लगे। बरामदे में जाकर अपनी आराम कुर्सी पर वे पसर गए। सामने के मकान की दीवार के उस पार झूमती नीम के फुनगियों को देखने लगे। ऐसा ही एक नीम का पेड़ उनकी गली में भी था, बहुत दूर, बहुत पीछे छूट गए एक शहर में, जहाँ उनका बचपन बीता था। लड़के उस पेड़ पर चढ़कर दिन भर निबोली गिराया करते थे। नीचे खड़े बच्चों में होड़ रहती थी। उन पत्तियों को हवा में ही झेल लेने की एक भोला विश्वास था बच्चों में। जो हवा में ही पट्टी झेल ले वह वार्षिक परीक्षा में पास होगा, और जो न झेल सका वह फेल। पेड़ पर चढ़ना एक रोमांच था, एक साहस था। लेखक कभी पेड़ पर नहीं चढ़े। बाबूजी का मूंछों वाला चेहरा हर उस क्षण डराकर उन्हें रोक लेता। जब भी वे पेड़ पर चढ़ने की सोचते, अक्सर उनके बाबूजी उस समय दौरे पर रहते थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनको पता भी चल गया कि वे पेड़ पर चढ़े हैं तो बाबूजी सीधे उन्हें बुलवाएंगे, उनके दोनों हाथ आगे लेकर बाएं हाथ की मुट्ठी में जकड़ लेंगे, 2 बार पूछेंगे, चढ़े थे पेड़ पर, और दाहिने हाथ से जोर से एक झापड़ लगाएंगे और उनका सारा सर झनझना जाएगा, सारा बदन झनझना जाएगा, शायद निक्कर से पेशाब भी निकल जाए। और वे सर को बाहों में छुपाने की कोशिश करेंगे तो इतनी जोर से बाल पकड़कर गर्दन उठाएंगे कि घिघी बंध जाएगी, आंखों में आंसू छलछला जाएंगे, और वे न रोने के काबिल बचेंगे और न भागने के काबिल। तब 2 बार पूछेंगे, आइंदा चढ़ोगे, और वे रोते हुए जवाब देंगे नहीं। तो कहेंगे कान पकड़ो, वे कान पकड़ेंगे तो फिर वे कहेंगे जाओ, तो वे भागते हुए नहीं धीरे धीरे जाएंगे, इस आतंक से सहमा हुआ कि कहीं आवाज देकर फिर से न बुला ले। लगभग उन सभी चीजों की मनाही थी जिनकी बच्चों को इच्छा हो सकती है। उन सब इच्छाओं पर पाबंदी थी जिसके लिए मोहल्ले के किसी और बच्चे पर पाबंदी नहीं थी। उनके बाबूजी मोहल्ले के एकमात्र बड़े आदमी थे, यानी वे बड़े आदमी का लड़का थे, इसलिए वे सजा भुगतने को बाध्य थे। और लड़के रंग बिरंगे लट्टू घुमाते थे, कांच की रंगीन अंटियां उनकी जेबों में भरी रहती थी और आपस में रगड़ खाने पर बहुत मादक संगीत पैदा करती थी। वे पतंग उड़ाते थे, माझा सूटते थे और पेच लड़ाते थे। वे दीवारों पर भी चढ़ जाते थे, खेतों में निकल जाते थे, बावरी में कूद कूद कर नहाते थे। चूहा या बिच्छू मिल जाए तो उसे डोर से बांध कर नचाते फुदकाते एक दूसरे पर उछालते थे। वह हाथों के बल पर खड़े हो जाते थे, मुंह में 2 उंगली डालकर सीटी बजा लेते थे,
एक एक पत्थर में 10-10 इमली गिरा लेते थे और गधों के कान पकड़कर उन पर सवारी गांठ लेते थे। ये लड़के, ये खिलंदड़े और साहसी, ये उन्मुक्त, ये अधनंगे और अधभूखे गरीब लड़के, ये मैले कुचैले और आवारा लड़के लेखक के आदर्श थे, उनके हीरो थे। वे टूथब्रश से दांत साफ करने वाला और चप्पल पहनने वाला एक राजा का बेटा हमेशा सोचा करते कि काश वे भी उन लोगों की तरह आज़ाद और दिलेर होते। क्या कभी वे ये सब कर पाएंगे जो ये करते हैं, या 2 पल के लिए पतंग की डोर पकड़ने या उसे उड़ा देने शायद उनकी किस्मत में नहीं था। लेखक सोचते कि शायद उनके उज्जवल भविष्य के लिए उनके बाबूजी उन लोफर लड़कों से उन्हें दूर रखते थे। यह बाबूजी की इच्छा पर निर्भर करती थी कि उन्हें क्या पहनना चाहिए। यह बाबूजी तय करते थे कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए और कौन कौन से विषय लेने चाहिए, और यह उनके बाबूजी के सोचने की बात थी कि उन्हें जिंदगी में क्या बनना चाहिए और उनकी रुचियां, प्रवृत्तियां, महत्वाकांक्षाएं क्या होनी चाहिए। वे पूरी तरह उनकी मर्जी के गुलाम थे और उनके जीवन के निर्णय उन्हें नहीं बल्कि उनके बाबूजी को करने थे। जैसे वे एक सल्तनत थे, रियाया थे, जिसके राजा, मालिक, अन्नदाता बापूजी थे। इसमें बाबूजी का दोष नहीं था, वह जमाना ही ऐसा था। लगभग हर घर में एक ऐसे ही बाबूजी हुआ करते थे जिनकी अक्ल सारे घर की इच्छा को निर्धारित करती। यदि किसी घर में बाबाजी होते तो बाबूजियों की भी यही हालत होती जो उनकी थी। जब बाबूजी घर पर रहते तो उनके चलने की आवाज भी कोई नहीं सुन पाता, और बाहर चले जाते तो लेखक जोर जोर से सांस लेते, बिस्तरों के ढेर पर कूदते, कांच के सामने मुंह बनाते, उल्टी घूमने वाली कुर्सी पर बैठकर घूमते रहते, उनकी मोटी मोटी किताबों में से तस्वीर देखा करते और बाहर की धमा चौकड़ियों में भी खूब शिरकत करते। लेकिन उनके पास आते ही जैसे उनकी कयामत आ जाती, जिन पर बाबूजी एकदम और पूरी तरह विश्वास कर लेते और उनके सामने ही उन्हें बुलाकर उनका भविष्य उज्जवल करना शुरू कर देते। यहाँ पर चर्चा की गई है उन लोगों के बारे में जो लोग उन बच्चों के माता पिता थे और जो आकर बाबूजी के सामने लेखक के बारे में शिकायत किया करते थे। बाबूजी उनकी बातों पर पूरी तरह विश्वास कर लेते और उनके सामने ही बुलाकर इन्हें पीटना शुरू कर देते। उस समय लेखक सोचते कि मेरे मान अपमान की चिंता किसे थी। बाबूजी तानाशाही चलाते थे, पकड़ कर ले जाते और बिल्कुल बच्चों जैसी रेडीमेड निक्कर और बुशर्ट दिलवा देते। पकड़ कर ले जाते एक बाबा आदम के जमाने के नाई के पास, जो उनकी गर्दन मरोड़ मरोड़ कर उनके सर पर खूब मशीन खूब होता, कैंची चुभ होता और लगभग गंजा कर देता। पकड़ कर ले जाते और किरमिच के जूते पहना देते, वह भी लाल, हमेशा लाल, हरदम लाल, जिन्हें वे जानबूझकर जल्दी से जल्दी फाड़ देते, और इस उपलक्ष्य में फिर मार और फिर एक जोड़ी किरमिच के लाल जूते। इसी हुलिये में उन्हें वे एक बारात में ले गए थे, जहां रास्ते भर बारात भर सारे रिश्तेदार और उनके बच्चे उन पर हंसते जा रहे थे और उनके सर पर टप्पल मारते रहते थे। किससे क्या कहते, किससे शिकायत करते, खीज होती। वे सोचते कहीं भाग क्यों नहीं जाता, या बाबूजी हमेशा दौरे पर ही क्यों नहीं रहते, या बाबूजी मर क्यों नहीं जाते, चैन तो मिले। और अब जब उनके बाबूजी वाकई मर चुके हैं, तब भी उन्हें ऐसा नहीं लगता कि हाय, कोई ऐसा नहीं बचा जो उन्हें डांटे, मारे, उनके भविष्य की चिंता करे, बल्कि यही लगता है कि चलो छुट्टी हुई, एक अध्याय समाप्त हुआ। अपने आखिरी समय में बाबूजी बहुत चिड़चिड़े हो गए थे और वे हमेशा खुद की ही जिंदगी को कोसते रहते थे। लेखक की हर बात से जैसे उन्हें चिढ़ थी, और एक बात पर दोनों सहमत हो जाए ये हो ही नहीं सकता था। यहाँ तक कि जब बीमार होने पर पैसे वैसे लगाकर अस्पताल जाने का इंतजाम किया तो जोर से उन्होंने हाथ के गिलास को सामने की दीवार पर फेंकते हुए कहा था, तू मुझे चैन से मरने भी नहीं देगा, इस घर में मेरी मिट्टी खराब करने पर तुला हुआ है। बाबूजी का सारा हिसाब गलत हो चुका था। उन्होंने जिस सपूत की कल्पना की थी वह उनके लाख प्रयत्नों के बावजूद या शायद इसी वजह से कपूत निकल चुका था। जैसे कि बाबूजी ने चाहा था कि लेखक साइंस पढ़े, पर लेखक ने इतिहास में एमए कर लिया। बाबूजी चाहते थे कि लेखक रेलवे में नौकरी करे, लेकिन लेखक व्याख्याता हो गए। बाबूजी चाहते थे कि लेखक रणबीर सिंह की लड़की ब्रिजबाला से शादी करे, लेकिन उन्होंने प्रेम विवाह किया, सो भी नीची जाति की लड़की से। वे चाहते थे कि उन्हीं की तरह सरकारी मुलाजिमों से घर का आटा पिसवाऊं, झाड़ू लगवाऊं।
पर लेखक अपने चपरासियों को अपने सामने जमीन पर भी बैठने नहीं देते। वे चाहते थे कि उन्हीं की तरह सरकारी बाल्टियों, सरियों, खपच्चियों, बल्लियों, पंखों, स्लीपरों, कोठियों, रंगों, बोरों, झंडियों, मेज कुर्सियों वगैरह से वे घर भरे। पर लेखक के जमाने में और उनकी नौकरी में ये मुमकिन ही नहीं था। यानी जमाना बदल चुका था। होता तो भी लेखक शायद ऐसा नहीं करते। बाबूजी चाहते थे लेखक घर का मकान बनवाए, गाय पाले, बच्चों की कुंडली बनवाए और रिश्ते की शादियों में रुपए भेजे। लेखक ने ऐसा कुछ नहीं किया। सपने बिखर गए, हुकूमत चली गई, सल्तनत चली गई, जमींदारी समाप्त हो गई, लड़का कपूत निकल गया। वे चिड़चिड़े हो गए और अंत में तो लगभग विक्षिप्त से हो गए। और जिस दिन बाबूजी का दाह संस्कार करके वे लौटे थे, उनके अपने पूरे जीवन पर सोचते हुए लेखक को एक अजीब आत्मग्लानि का अनुभव हुआ था। लगा था उन्होंने बाबूजी को कभी ठीक से समझने की कोशिश नहीं की। वे अपना दायित्व तो पूरा नहीं कर पाए। दोनों तरफ की थोड़ी सी सहानुभूति से इतने लंबे जीवन में कुछ तो घंटे ऐसे हो ही सकते थे जिन्हें आज वे विह्वल होकर याद करते। बाबूजी के लिए लेखक को बहुत अफसोस हो रहा था और आज वह पेड़ गुम हो गया जो किसी दूर के शहर के सुदूर अतीत में स्थिर था, जिस पर चढ़ने की उनकी तमन्ना कभी पूरी नहीं हुई। अब सामने एक दूसरा नीम का पेड़ है जो नए हवाओं में झूम रहा है और जिस पर बैठी एक कोयल कुहू कुहू बोलकर इस सुनी दोपहरी में पता नहीं किसे बुला रही है। लेखक आराम से अपने बरामदे में कुर्सी पर लेटे हुए हैं। पत्नी खाना बना रही है और किच्चू मियाँ अपने कमरे में अपने पलंग पर अब भी लेटे हुए हैं, नाराज और मायूस। उन्हें बेल बटम पतलून चाहिए और उनकी पत्नी के पास पैसे नहीं हैं। खाकी कपड़ा वापस नहीं किया जा सकता। क्या किच्चू, मेरा बेटा, लेखक सोचते हैं, भगवान से उनकी मौत की कामना करेगा और उनके मर जाने की कामना करेगा? लेखक ये सोचने लगे तभी पत्नी ने पीछे से आकर कंधे पर हाथ रखा, खाना खाने को कहा। लेखक ने कहा, सुनो, किच्चू मियाँ की बेल बटम सिलनी ही चाहिए। किच्चू को ले जाओ, जैसे कपड़े बोले दिलवाओ, पैसे मैं दे दूंगा। जो बीमे के पैसे हैं उससे दे दूंगा। अब बीमे की कोई जरूरत नहीं है। कहानी को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि दो पीढ़ियों का अंतर तुलनात्मक रूप से इसमें किया गया है। भविष्य की चिंता में माँ बाप बच्चों का आज और अपना कल छीन लेते हैं, जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। अपनी सोच को समय के साथ अभिभावकों को बदल लेनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे का भविष्य खराब होता है और अभिभावकों के प्रति भी बच्चों के मन में वो श्रद्धा नहीं रह जाती है। इसके बजाय अपने बच्चों के ज़्यादा करीब आने की कोशिश करनी चाहिए अभिभावकों को और उनके मन की भावना को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और दोनों विचारों में जो पीढ़ियों का अंतर हो जाता है उसमें तालमेल करने की, बैठाने की चेष्टा करनी चाहिए। यही एक अच्छे अभिभावक का गुण होता है और एक आदर्श अभिभावक का भी ये गुण होता है। इसके साथ ही मेरा यह वीडियो समाप्त होता है। मैं आपसे मिलती हूँ कुछ और कहानियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।